नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी गलियारे में भी हलचल तेज होती चली जा रही है। चुनावी अखाड़े में सभी पार्टियों के नेता अपने अपने दांव पेच लगाकर सामने वाले को पटकनी देने में जुटे हुए। लोगों तक पहुंच बनाने के लिए सीएम एक बार फिर से अपना जनसंवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हुड्डा ने इस दौरान कहा कि 2024 में जनता बीजेपी को नकार कर कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। इसी के साथ हुड्डा ने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में काम करेगा, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के ही जीत दर्ज करेगी। अब हुड्डा के इस बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी बिना देर किए बड़ा निशाना साध दिया है। विज ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने अंदर के गठबंधन को संभाल ले, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से टुकड़ों में बटी हुई है। विज ने यह भी कहा कि सुरजेवाला, सैलजा और किरण एक तरफ जाते हैं तो हुड्डा और उनके समर्थक दूसरी तरफ। खैर, सभी नेताओं के तर्कशों में बयानबाजी के एक से एक बढ़कर तीर मौजूद हैं, लेकिन वे ब्रह्मास्त्र और संजीवनी जनता के पास है, जिससे एक पार्टी मूर्छित होगी और दूसरी को जीवनदान मिलेगा। और इन सब के बीच 2024 में होने वाला चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। 2024 के लिए सभी दलों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। सियासी गलियारे में पूरी तरह जो हलचल है वो अब साफ नजर आने लगी है, लेकिन सवाल एक बार फिर यही खड़ा होता है कि जनता किसकी झोली में जो जीत है वो डालने जा रही है। – 2024 के लिए तैयारी करने में हर दल जो है वो जुटा हुआ है, क्योंकि 2024 एक बेहद महत्वपूर्ण साल है। लोकसभा चुनाव तो 2024 में है ही, इसी के साथ विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी से ही जो तैयारियां हैं और साथ ही बयानबाजी है वो भी लगातार शुरू हो गई है। 2024 के लिए सियासी गलियारों में हलचल जारी है। दो 2024 की तैयारियों में हर दल जुटा हुआ है। सब अपनी अपनी बातें जनता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं ताकि जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल सके। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ वंदना पोपली जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ केवल ढींगरा जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता। इसी के साथ उमेश भाटी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले सीधा वंदना पोपली जी आपके पास आना चाहूंगा। वंदना पोपली जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हालांकि मॉनसून सत्र भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू होने वाला है हरियाणा में। इसी के साथ कैबिनेट बैठक भी उससे पहले होगी, लेकिन 2024 के लिए क्या कुछ रणनीतियां हैं और किस तरीके की विपक्ष को पटकनी देने की बात आप लोग कर रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल वंदना जी। जी देखिए, जहां तक 2024 की बात है और चुनावों की तैयारी की बात है, मैं ये मानती हूँ कि हमारे लोकतंत्र में जो सिस्टम है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में दोबारा से आना चाहती है और पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको ये उनका एक नैतिक कैरेक्टर भी होता है कि वो जनता की सेवा के लिए आते हैं, तो जनता की सेवा की जानी चाहिए और वो तैयारी पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखेंगे कि सरकार की बात कर लीजिए, संगठन की बात कर लीजिए, हम लगातार लोगों की सेवा में खड़े रहे। अगर मैं यहाँ पर 2024 लोकसभा की बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है और किस प्रकार से उन्होंने एक इतनी बड़ी लीडरशिप दी है भारत को, जिसका आज पूरा विश्व मान रहा है।
मैं ये भी मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल से ऊपर हो गया समय, जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, तो उनकी लीडरशिप का लोहा देश में नहीं विदेश में भी माना जा रहा है। चाहे बड़े स्टेप लेने हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना हो, धारा 370 की बात कर लीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, या मैं अगर कहूँ कि जो सामान्य सेवाएं हैं जो लोगों के पास पहुंचने की बात हो, तो वो उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, जल पहुंचाने की बात कर लीजिए, तो या हर एक का जनधन खाता खुलवाने की बात करिए, तो हर एक प्रकार के कार्य किए गए। इसके अलावा मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी सरकार ने वो काम करके दिखाया जो आज तक कोई और सरकारों ने नहीं किया, कि हम फ्यूचर का, क्योंकि लोकतंत्र में ये माना जाता है कि आपने 5 सालों के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना होता है, लेकिन उसके आने वाले समय के बारे में भी सोचना, उसके स्टेप को भी लेना, चाहे वाटर कंजर्वेशन की बात कर लीजिए, या जो पोल्यूशन है उसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसके स्टेप जो वो भी मेरी सरकार द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। हर एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, चाहे महिला है, चाहे कर्मचारी है, चाहे युवा है, हर एक के लिए काम किए गए हैं मेरी सरकार के द्वारा। तो मैं ये मानती हूँ कि आज की डेट में जो विपक्ष है वो भी इस चीज को समझ रहा है कि मोदी जी एक ऐसी दीवार है जिसमें एक गोल करेंगे तो गोल अपने खाते में हो जाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए कि यूपीए को अपना नाम छोड़ना पड़ गया, यूपीए को अब अपना नाम बदलना पड़ा। ये सारे विपक्षी पार्टी जो है मिलकर एक हो गए और कहते हैं कि इनको INDIA से डर लगता है। अरे ये INDIA बना किसके डर से है, वो भी तो बता दीजिए। ये क्यों इन सबको एक साथ आना पड़ा? वो लोग जो आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते थे, ये कहा करते थे कि हम एक दूसरे को जेल में भेजा करेंगे। आज वो एक स्टेज पर, एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, तो किसके डर की वजह से दिखाई दे रहे हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर कार्यकर्ता जो है, उनकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है पंचायत इलेक्शन में, उसका पूरा आरोप जो कांग्रेस के लीडर है वही के वेस्ट बंगाल के, वो आरोप लगाते हैं टीएमसी पे, और यहाँ पर ये टीएमसी के साथ हाथ में हाथ डाले दिखाई देते हैं। तो ये दिखाता है कि इनका जो चरित्र है, जो नियत है, किस हद तक जा चुकी है। ये अपनी को पावर में रखने के लिए देश को भी साइड में कर देंगे, ये लोगों को भी साइड में कर देंगे। सिर्फ इनको इतना मतलब है हम कैसे भी करके पावर में आ जाएं, चाहे किसी स्तर तक जाना पड़े। वो हम सभी ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया है। राहुल गांधी का प्रोग्राम होता है, वहां पर खालिस्तानी नारे लगते हैं यूएसए के अंदर, वो मुस्कुराते हैं, तो ये बताता है कि देश के लिए क्या सोचे। तो जो देश के लिए नहीं, ठीक है वंदना जी, लौटता हूं आपके पास में, लौटता हूं। केवल ढींगरा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? आपके जो अलायंस है, जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया है विपक्ष ने, उस पर लगातार प्रहार हो रहा है, और जो भी चीजें कही जा रही हैं वो आपने सुनी अभी, क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, मैं ना आपको सुन पा रहा हूं, ना वंदना कोपली जी को सुन पा रहा हूं, और मेरी आवाज मुझे ठीक है केवल ढींगरा जी, जी ठीक है, आपकी ऑडियो ठीक करवाते हैं जी, और मैं लौटता हूं आपके पास। जब तक ओंकार सिंह जी आपके पास आते हैं। ओंकार सिंह जी, 2024 की जो तैयारियां हैं, लगातार सब लोग जुटे हुए हैं, आप लोग भी जुटे हुए हैं, जो यात्रा है, पदयात्रा आपकी तरफ से निकाली जा रही है, लेकिन बार बार एक ही सवाल उठता है कि क्या इनेलो को अभी भी जरूरत है किसी और दल के साथ जाने की, कांग्रेस के साथ जाने की? और फिर वही सवाल उठता है कि जो इंडिया नाम का गठबंधन बनता है लोकसभा चुनाव के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, वो कांग्रेस का यह कहना है कि हरियाणा में इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या अगर हरियाणा के अलावा आप उसका समर्थन करते हैं? सरकार की बात करना चाहूंगा, फिर अपनी पद यात्रा को पढ़ाऊंगा। मौजूदा सरकार से एक वर्ग बता दीजिए जो खुश है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और हड़ताल, ये सरकार के कुछ संकेत बन चुके हैं। आज भी क्लर्क हड़ताल पर हैं, 5 तारीख से हड़ताल पर हैं, आज 26वां दिन है, लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकार जनता का नहीं सोच रही। और देखिए, वंदना कोपली मेरी छोटी बहन, ये क्या बोल रही थी, मेरी सरकार, मेरी सरकार। अरे तुम्हारी कहां से आ गई सरकार? हमारे संविधान में सरकार मतलब सारी सबकी होती है सरकार। आप मेरी सरकार, मेरी सरकार, ये घमंड की प्रकाष्ठा है। चेतन जी सुनिए, जिस दिन से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 24 फरवरी 2023 से नूंह के सिंगार गांव से यात्रा शुरू करी, और उन्होंने जो घोषणाएं करी, उन्होंने बोला कि हम प्रत्येक बुजुर्ग को 7500 रुपए प्रति माह पेंशन देंगे, बुजुर्ग पेंशन देंगे, प्रत्येक घर में एक रोजगार देंगे, रोजगार न देने की स्थिति में 21,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 21,000, और ये कौशल में 11,000 तनख्वाह, 12,000 तनख्वाह देने।
इसके अलावा परिवार पहचान पत्र जो परमानेंट पहचान पत्र बन चुका है उसको रद्द करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम बिल्कुल ठीक करेंगे। वैसे तो प्रॉपर्टी आईडी ऐसी क्या व्यवस्था है, जब किसी जनता ने मांगी नहीं, क्या आज तक रजिस्ट्रियां नहीं होती थी? इस सरकार ने ओमकार सिंह जी आप कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो हम जो पेंशन है वो ज्यादा देंगे और तमाम जो चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन सर संसाधन तो उतने ही हैं। संसाधन उतनी है लेकिन वेस्टेज तो खत्म की जा सकती है। आज देखिए 67,000 करोड़ का कर्ज था प्रदेश के ऊपर 2014 में, जो 4 लाख करोड़ का हो गया। ऐसा क्या कर दिया? कौन सा संरचनात्मक विकास किया इन्होंने? जबकि ये कहते हैं हमारा शराब से रेवेन्यू बढ़ रहा है, जीएसटी की कलेक्शन रिकॉर्ड हो रही है हमारी, रजिस्ट्री से रेवेन्यू दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं बहुत बढ़ रहा है हमारा, और कमल गुप्ता जी कहते हैं हमारा टैक्स कलेक्शन 200 करोड़ से 1200 करोड़ हो गए। जब हर जगह ये कमाई कर रही है, परिवार पहचान पत्र को आधार बना के 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, सुविधा कोई एक्स्ट्रा दी नहीं, खर्चा कोई एक्स्ट्रा किया नहीं, रेवेन्यू इनका रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। फिर 67,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ का कर्ज कैसे बन गया? ये तो पूछिए। कौन सी इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, कौन से आईआईएम खोले, कौन से आईआईटी खोली, कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने बड़ी स्थापित करी? क्या किया इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो वेस्टेज है वो वेस्टेज खत्म करके हम जनता का पैसा जनता को लुटाएंगे और ये सुविधाएं देंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कही है, जो प्रत्येक घर में एक रोजगार देंगे वो गारंटीड देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो जुमले और जुमेलों, हड़ताल और बंद की सरकार बनकर रह गई है। आज भी ठीक है ओमकार जी, लौटता हूं आपके पास। पटवारी हड़ताल पर जी हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। केवल जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन आपकी तरफ से बना है, तमाम जो दल आपके साथ जुड़े हैं और आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं केंद्र से, तो ये गठबंधन हरियाणा में क्यों नहीं चल पा रहा, क्यों लागू नहीं होता? आपकी तरफ आप कह रहे हैं कि हम अकेले ही काफी हैं, और जबकि कुछ ऐसे दल भी हैं जो आपकी तरफ टटकटी लगाए हुए देख रहे हैं कि कम से कम उनका साथ मिल जाए। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है वो लोकसभा के स्तर पे बना है, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर चलेगा। लेकिन जहां तक हरियाणा और बाकी स्टेटों का सवाल है, वहां सबसे मुद्दे भिन्न है, बातें भिन्न है, सब कुछ भिन्न है। तो वहां पे इस चीज की एप्लीकेबल जो स्थिति है वो हरियाणा की अलग है, दूसरे स्टेटों की अलग अलग है। तो जहां तक हरियाणा की बात है वहां हम सक्षम है। हमने एक बात का ऐलान किया है कि हम यहाँ पे किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे। जहां सेंटर की बात है, सेंटर में जो गठबंधन होंगे वो लोकसभा स्तर पर जरूर होंगे। और जहां तक अब दूसरी बात है कि हमारी जो चर्चा का विषय था कि 2024 में हरियाणा का क्या होगा, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है हरियाणा के अंदर जिसकी बीजेपी की सरकार ने पिटाई न की हो। खट्टर सरकार ने सरपंच पिटे, किसान पिटे, एजुकेशनल टीचर पिटे, रोडवेज कर्मचारी पिटे, आंगनबाड़ी पिटे, और भी बहुत सारे कर्मचारी, पहलवान बेचारे सड़कों पे बैठे रहे, वो भी उनकी भी पिटाई हुई। महिलाओं के अगेंस्ट सरकार रही। तो ये सरकार जो है एक तरह से विफल सरकार रही इसके 9 साल। उससे पहले जब ये पहले स्टार्ट में सरकार बनी थी तो इस सरकार के अंदर 3 बार जो है पुलिस की गोली का शिकार हुए जो लोग थे वो करीबन 100 से ज्यादा थे। 3 मामले हुए, जाट रक्षण का हुआ, रामपाल का हुआ, राम रहीम का हुआ। इसी के साथ साथ किसान, कर्मचारी, बिजनेसमैन सभी के खिलाफ खट्टर सरकार रही। महंगाई में, बेरोजगारी में, क्राइम में हरियाणा नंबर 1 रहा। प्रदेश में भाईचारे को बिगाड़ने का काम सरकार 9 साल से लगातार करती रही। ये थी कमल का फूल, प्रदेश की फूल। ये रहा 9 साल के अंदर हरियाणा का हाल। घोटालों के साथ साथ सरकार जो धान घोटाला, शराब घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, पेपर लीक घोटाला, ये सरकार के अंदर लगातार होते रहे। और जिस तरह से रोजगार की बात है, आज 2 लाख रोजगार खत्म हो गए और कौशल रोजगार सरकारी कच्ची भर्ती योजना लेकर आ गई सरकार, जिसके साथ सिर्फ 1 साल की भर्ती रहेगी। क्या उस बच्चे की शादी हो पाएगी? केवल ढींगरा जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में केवल आप काफी हैं? बिल्कुल, हम सिर्फ काफी हैं और हम अगली बार सरकार बना रहे हैं। लेकिन जो लगातार बातें उठ के सामने आती हैं
कि कांग्रेस में संगठन यहां पर नहीं बन पा रहा, जो नेता हैं वो नाराज हैं और अपनी अपनी यहां पर चला रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ो प्रोग्राम चल रहा है, जन संवाद प्रोग्राम चल रहा है, विपक्ष आपके समक्ष चल रहा है और सारे नेता कर रहे हैं। और संगठन की जहां तक बात है, हमारे पीसीसी मेंबर बन चुके हैं, डीसीसी मेंबर बन चुके हैं, सिर्फ उनमें पदाधिकारी बनने बाकी रह गए। मेंबर्स की टीम तो हो चुकी है ना तैयार, तो वही लड़ाई लड़ेगी। जब संगठन भी हो जाएगा तैयार, उनके पदाधिकारी भी हो जाएंगे तो वो भी लाइन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे साथ उमेश भाटी जी भी जुड़े हैं। उमेश भाटी जी, आपके पास आना चाहूंगा। उमेश भाटी जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो खत्म हो सकता है, टूट सकता है। ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? पहले तो या तो आप शुरू में सबको बराबर टाइम दे दें ताकि जो है अपनी बात अभी पहले 10-15 मिनट सब लोग कह दें। बोलिए, आप, आपका समय है, आपका समय है उमेश भाटी जी। बिल्कुल नहीं, आधे घंटे की डिबेट है, मुझे पता है। अभी है सर समय आपके पास, बराबर समय मैंने दिया है सबको जी। आपने पूछा कि भाई जो है विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ये दोनों का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। ये तो आप पहले 6 महीने से इन्होंने शुरुआत कर दी थी, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कि ये गठबंधन टूटेगा, लेकिन गठबंधन कहीं भी नहीं टूटा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कहता हूँ कि ये दलों का नहीं, ये दिलों का मेल है। और ये दोनों दिलों का जो मेल हुआ भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का, उसमें मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो मिलकर काम किया पिछले लगभग 4.25 साल के अंदर, आज हालात ये है कि इनके मुंह पर तो जो है इस बात का तो टीकर लग ही गया कि कहीं ना कहीं जो ये उनको लग रहा था कि ये टूट जाएंगे, लेकिन टूटे नहीं, बिखरे नहीं, जबकि मिलकर और अच्छा काम किया, हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया। और दूसरा, इनके ऊपर जो है बात, जब एनडीए की मीटिंग हुई, एनडीए की मीटिंग में दुष्यंत जी को न्योता मिला, तो शायद उस समय और भी जो चर्चाएं थी वो भी बंद हो गई, जो ये कहते थे कि ये लोग टूटने वाले हैं। तो अभी कहीं से भी हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं भी टूटने वाले हैं। मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी का इलेक्शन हो चाहे एमएलए का इलेक्शन हो। लेकिन अगर बात करें तैयारी की, तो तैयारियां जिस तरीके से और पार्टी कर रही है, उसी तरीके से हमारी जननायक जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। चाहे वो 10 के 10 एमपी की बात करें, चाहे 90 के 90 विधानसभा की बात करें, पूरी तरीके से जिला स्तरीय की बैठक हुई। जिला स्तरीय बैठक होने के बाद में हमारे हर एक एमपी के जो इलेक्शन होते हैं, उस एमपी का जो कैंडिडेट के हिसाब से जो जिले के अंदर जो एक बड़े लेवल की जो बैठक होनी है, बड़े लेवल की रैली होनी थी, जैसे कि अभी सोनीपत के अंदर देखा आपने, बहुत बड़ी रैली वहां पर हुई। उसी तरीके से फरीदाबाद में भी 20 तारीख को रैली होने वाली। इसी तरीके से बाकी के जो 8 और जो एमपी के जो स्टेट है वहां पर भी इसी तरीके से जो है रैलियां होगी। और 90 की विधानसभा की तैयारी में पूरी चीज तरह से कर रहे हैं। यहाँ भी रहेगा, जो भी शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का और जेजेपी का बैठ के जो भी निर्णय लेगा, वो निर्णय कार्यकर्ता को मान्य है। लेकिन कमर पूरी तरीके से हम लोगों ने भी जो है इलेक्शन की तैयारी के लिए पूरी तरह से कमर कस दी है। और जितना भी लेवल हल्के लेवल तक भी जो है हमारी बैठकें चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। उसी तरीके से दुष्यंत जी ने भी जो 75% की जो कमिटमेंट की थी, उस 75% की उसकी कमिटमेंट की उन्होंने खड़े उतरे। और 75% जो है आज अभी कोर्ट के अंदर है, जैसी कोर्ट से हटेगा तो वो भी हरियाणा में लागू हो जाएगा। हरियाणवी को जो है 75% का फायदा मिलेगा नौकरी में। अगर बात करें महिलाओं में 33% की, तो आज और डिपो के अंदर 33% का जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिल रहा है। इस तरीके से बहुत से ऐसे काम है हरियाणा के अंदर जो दोनों पार्टियों ने मिलकर जो सरकार चल रही है उसके अंदर बैठ के जो समन्वय समिति बनी है, समन्वय समिति के तहत उमेश जी, तो मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ ही जो चुनाव है वो मिलकर लड़ेंगे, और अगर लड़ते हैं तो कितनी सीटों का बंटवारा यहां पर हो सकता है? क्या कुछ उसका फॉर्मूला निकाला जाएगा? देखिए, अभी तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी तो ये सारी चीजें मेरे लेवल की नहीं है, प्रवक्ता के लेवल की। शीर्ष नेतृत्व का है, जो भी दोनों पार्टियां रख के जो भी डिसाइड करेगी, जैसा भी डिसाइड करेगी कि कितने पे लड़ना है, कैसे लड़ना है। लेकिन हमारी तैयारी 10 के 10 एमपी के इलेक्शन के लिए और 90 के विधानसभा में हमारी पूरी पार्टी की तैयारी है। ठीक है, वंदना जी आपके पास आऊंगा मैं। वंदना जी, अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता भी
बोले और उसके बाद ओमकार सिंह जी भी बोले, इनेलो प्रवक्ता हैं। उन्होंने कई आरोप भी लगाए कि किस तरह की घोटाले हुए हैं, किसान परेशान है, सरपंच परेशान रहा। उसके बाद आप कैसे बात कर सकते हैं कि बीजेपी आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ओमकार सिंह जी या केवल धिंगड़ा जी, जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी तैयारी की बजाय आरोप लगाने में ज्यादा समय लगाया, लेकिन मैं उसका भी जवाब ले लेती हूँ। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर बैठ कर आरोप लगाए, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये मेरे ख्याल से 2 दिन पहले का डीके शिव कुमार का जो ट्वीट है, जो वो फ्री में फंड बांट रहे थे वो खत्म फंड में आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम इस बार विकास नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, हमें पैसा वहां पर देना पड़ेगा जहां पर हमने फ्री में चीजें बांटने का वायदा किया हुआ है। तो विकास कार्य वहीं पर रुक गए हैं। जिस प्रकार से ये तो अपने वायदे लेकर आ रहे हैं वो क्लियरली बता रहा है। दूसरी बात एक और बताना चाहूंगी आपको, हिमाचल प्रदेश में जो एरियर देना है इन्होंने, वो एरियर 2.5 लाख पेंडिंग है कर्मचारियों का, वो इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। और सैलरीज भी रुक गई थी, वो भी हमें मालूम है। बिजली के बिल इन्होंने माफ करने की बात कही थी, लेकिन बिजली के बिल को बढ़ाया गया, वो भी हमें सब मालूम है। लेकिन जहां तक इनके आरोपों की बात है, सबसे पहले ओमकार सिंह जी ने 2 आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को, तो महंगाई से मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि 2006 से 16 तक जो दिए कर्मचारियों का बढ़ता है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ता है बड़ा। और हमारे समय में 16 से लेकर अभी तक सिर्फ 46% जो डीए बढ़ा है, तो महंगाई को बता देता है। बेरोजगारी पे भी बता देती हूँ, TMI के आंकड़े लेकर आते रहे, कोई 34-35%, केवल धिंगड़ा जी तो 40% भी बता देते थे, लेकिन इन्हीं के नेता ने उसको कैंसिल किया। उन्होंने बताया है कि जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो बहुत कम है, हम उसको 6% के करीब बताते हैं। आप ये देखिए, क्या 1/3 पॉपुलेशन बेरोजगार हो सकती है? क्या आपके सामने वो डेटा नहीं आते? क्या आपके सामने वो चीजें नहीं आती? लेकिन इस तरह का ये आरोप लगाने का ये काम लगातार करते रहते हैं। अभी इन्होंने बोला कि हमारा जो गठबंधन बना है वो लोकसभा के स्तर का बना है, हरियाणा में हम सक्षम है। क्या हरियाणा में लोकसभा के इलेक्शन नहीं होंगे? क्या यहाँ पे लोकसभा पे डिबेट हो रही है, उसका ये जवाब नहीं देंगे। ये जिन नेताओं के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, ममता बनर्जी कहती है कि अपनी स्टेट इकाई पर फोकस करिए, उनको कंट्रोल में करिए। दूसरे नेता कहते हैं कि जो स्टेट में सीट्स है वो भी डिवाइड करिए, और वो लोकसभा की नहीं विधानसभा की भी डिवाइड करिए। ये हम नहीं कह रहे, आपके जो साथी नेता हैं वो कह रहे हैं। आप उनसे पूछिए, उनको जवाब दीजिए। यहाँ जवाब मत दीजिए कि हमारा किस स्तर तक गठबंधन है, किस स्तर तक नहीं है और कहाँ तक रहेगा। मैं तो ये मानती हूँ कि 2019 की माफ कीजिएगा 2024 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 2049 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि 54 तक ये सारे मिलजुल कर इलेक्शन लड़ लें। क्योंकि मोदी जी तो जाने वाले नहीं है। 24 में केंद्र सरकार जो है रिपीट कर रही है। ये जनता का प्यार है, उनको बार बार मिल रहा है, और वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। वो आपके मुख्यमंत्री की तरह नहीं रहे हैं। उन्होंने चुपचाप से सोनिया गांधी की चाकरी जिस प्रकार से मनमोहन सिंह करते थे वहीं तक नहीं रहे हैं। वो एक 56 इंच के नेता, छाती वाले नेता हैं, जिन्होंने करके दिखाया, पाकिस्तान को भी झुकाया है, चाइना को भी झुकाया। और बाकी वंदना जी, हमारा क्या इस समय स्थिति है, 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं बताती हूँ कि एक सबसे सशक्त प्रधानमंत्री जो हमें मिला है उसको जनता खोना नहीं चाहती, और फिर से हम आने वाले हैं। ठीक है वंदना जी, एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं उमेश भाटी जी, आपके समय बढ़ा दिया गया है इस चर्चा का। अब पूरा समय आपके पास है, आप बोल लीजिए, उसके बाद हम विपक्ष की तरफ जाएंगे, उनसे भी जो आपके सवाल हैं उनका जवाब ले लेंगे और वो क्या बोलना चाहते हैं वो सुन लेंगे। अब आपके पास 50 सेकंड देता हूं, चलिए अभी के लिए। देखिए, मैं बात करता हूं मैं इनेलो की। हाँ, आज हालात ये हुए हैं इनेलो के कि कुछ समय बाद में ये कहना शुरू हो जाएंगे कि एक थी इनेलो। इको आ रही वापस। तो मैं जी बोलिए उमेश भाटी जी। समय में एकमात्र विधानसभा की सीट भी नहीं रहेगी, और हालत ऐसी हो चुकी है इनेलो की कि ये कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और हालत तो उस समय जब खराब हो गई जब कांग्रेस और सारी पार्टियों ने मिलकर बैठक की और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं बुलाया। तो पोजीशन क्या है आप समझ गए कि पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ये कह रही है कि हमें इनका साथ नहीं चाहिए। तो एक ही तो बात ही करना बेकार है हरियाणा में, क्योंकि 50 सेकंड दिए बेकार में इनके ऊपर जो खराब करूंगा। बात करता हूँ मैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात समझ नहीं आ रही है
कि ये कहते हैं कि हम और जो स्टेट है उसमें तो हम कमजोर हैं, तो इसीलिए हमें वहाँ पे ममता बनर्जी का भी साथ चाहिए, वहाँ आम आदमी पार्टी का भी साथ चाहिए और सारी पार्टियों का साथ वहाँ पर लेने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन हरियाणा में कहते हैं कि हम यहाँ पर मजबूत हैं तो हमें इन पार्टियों का साथ नहीं चाहिए, हम इन पार्टियों के विरोध में इलेक्शन लड़ेंगे और ये पार्टियां भी इनके विरोध में इलेक्शन लड़ेगी। तो इनका समझ से पार है कि जहां वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एक बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी कौन है, कांग्रेस पार्टी, और वहां दूसरी तरफ से जो है अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी बगल में बैठ के बात करते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये आप जनता को समझ आ चुका है, जनता समझ चुकी है इसके दोहरे चरित्र को, और इसके दोहरे चरित्र के चलते ये बाकी तो छोड़िए स्टेट में, कि हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा कमजोर पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये सपने लेना तो बिल्कुल भूल जाए कि ये इसकी सरकार बनने वाली है हरियाणा के अंदर, क्योंकि जिस तरीके का जो काम मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने मिलकर हरियाणा में किया है, इस समय हालात ये है कि हर जो शख्स है वो सिर्फ सरकार की तरफ देख रहा है कि यही वो लोग हैं जो आने वाले समय में जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा नंबर बनाया है, हरियाणा को ठीक है उमेश भाटी जी, लौटता हूं आपके पास में जी, जवाब भी ले लेते हैं ओमकार जी से, जवाब भी ले लेते हैं। ओमकार सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे आप? चेतन जी देखिए, हाँ। जब बीजेपी के प्रवक्ता को टाइम मिलता है तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भाग जाती है, और जब जेजेपी के प्रवक्ता को टाइम मिलता है तो अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय नहीं, आपकी भी तो बात कर रहे थे ना वो। मैं वही तो बता रहा हूं, मैंने तो उनकी बात नहीं करी, ये एक ही नालों की बात कर। देखिए पार्टी कौन सी खत्म होगी कौन सी नहीं खत्म होगी, लोकतंत्र है, किसी के कहने से नहीं होगी, काली जुबानियां किसी की नहीं है, और लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। जैसे 2009 में बीजेपी की मात्र 2 सीट थी, 2014 में 47 हो गई ना, ऐसी ही नालों की 1 सीट है, और आप देखना 2024 में 60 सीट अकेले ही नालों लेके जाएगी। जिस तरह से परिवर्तन पद यात्रा को समर्थन मिल रहा है, इन लोगों के कहने क्या है, ये तो सोच रहे हैं, सोचते हुए हमें अपनी कार्यशैली पर, हमें अपनी कारगुजारी पर पूरा भरोसा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब से घोषणाएं की है ना, उस दिन के बाद ही बीजेपी के नेता और स्वयं इनके मुख्यमंत्री खेतों में जाके कनक के दाने गिन रहे थे, और जितने पार्टियां हैं हरियाणा में सारी की सारी ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहे थे, ऐसी कमरों में बैठकर। उस पद यात्रा के बाद ये लोग सड़कों पर आए हैं। इससे पहले इनको मन की बात और संवाद नहीं नजर आया। अब मुख्यमंत्री जी जन संवाद की बात करते हैं, और एक मेन घोषणा में बताने ही भूल गया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला है कि प्रत्येक माह 1 गैस सिलेंडर प्रत्येक परिवार को फ्री, और रसोई घर का खर्चा जो बढ़ा दिया गया है उसके लिए 1100 प्रति माह दिए जाएंगे गृहिणी को। और जैसे मेरी बहन कह रही थी, बेरोजगारी और महंगाई तो है ही नहीं, ये तो यही कह रहे थे ना, ये जनता बताएगी आपको बेरोजगारी और महंगाई है या नहीं है। और उमेश भाटी जी, आप इन नालों की चिंता न कीजिए, आप अपनी जेजेपी की चिंता कीजिए, हमारी चिंता छोड़िए। हमारे को 2019 में जो नुकसान आपने पहुंचाया, परिवार और पार्टी का जो आपने तोड़ करी, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। 2019 में हम धरातल पर चले गए, मैं मानता हूँ मात्र 1 विधायक मिला, लेकिन अच्छी बात है कि वो विधायक ऐसा विधायक है जो सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की प्रत्येक समस्या को जिस संजीदगी से उठाता है। आप बता दीजिए कोई है नेता इनके पास? और अगर इतना दम है, आप में से कोई नेता इस्तीफा देकर दोबारा जीत के तो दिखा दे, आपको तो दोबारा जनता ऐसे संवारने वाली है, आप देखते रह जाओगे। आज अगर प्रदेश के हालात हैं तो जेजेपी के करके हैं। आज किसी बच्चे से भी पूछ लो, वो कहेगा कि मुख्य दोषी जेजेपी है, जिसने बीजेपी के विरोध में वोट लिया, जिसने बोला ब्याज खतरे का फोटो मोदी की। ठीक है ओमकार जी, लौटता हूं आपके पास में, केवल डीगरा जी आपके पास आना चाहूंगा। केवल जी, अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता वंदना गोपली जी को, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो हालात अभी हुए हैं, हालांकि जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि सभी विधानसभाओं में विकास कार्य नहीं हो पाएंगे क्योंकि फंड नहीं है, हमें जो घोषणाएं हमने की थी उसको पूरा करना पड़ेगा, तो क्या ये ठीक है? हमारे जो कर्नाटक में मैनिफेस्टो के जो प्रोग्राम थे वो सब पूरे हो रहे हैं। दूसरी बात, हिमाचल के अंदर भी सारे हो रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये बीजेपी की जो कहानियां हैं झूठ बोलने की, कह रहे हैं मैनिफेस्टो में जो आपने बातें कही वो आप उसे नहीं, केवल डीगरा जी मेरी बात भी सुन लीजिए ना, इसका तो कोई इलाज है नहीं। केवल जी लेकिन जहां तक मैं ये पूछ रहा हूं, बोल रहे हैं
कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस केवल डिंगरा जी सवाल तो सुन लीजिए। आप लोग इंडिया के साथ जो केवल जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? केजरीवाल जी इंडिया में क्यों शामिल हो रहे हैं? उनको नहीं होना चाहिए ना शामिल। क्यों केजरीवाल जी शामिल हो रहे हैं? या भारती जी अपनी भाषा बदले या केजरीवाल जी अपनी भाषा बदले, कोई तो गड़बड़ हो रही होगी। ये भारती जी को अभी समझ नहीं आया। इनको समझ आएगा तब तो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे हो जाएगा। केवल डिंगरा जी जो मैंने सवाल आपसे पूछा कम से कम उसका जवाब तो दे दीजिए। अपनी पार्टी को समझ पा रहे हैं। हरियाणा में ये फेलियर है। हरियाणा में इनकी जमानत जब तुझे आदमपुर के अंदर साफ निकाल के दे दी। केवल जी देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में जो आपने बातें कही मैनिफेस्टो की, आपको मेरी आवाज आ रही है केवल जी? पहले ये बताइए। ये बताएं, क्लैरिटी करें। आप कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, तो आप जननी के साथ भ्रष्टाचार की जननी के साथ खड़े हो जाएंगे केजरीवाल? आप बीजेपी के साथ खड़े होइए, जो खड़े होते तो। आवाज शायद मेरी जा नहीं रही है। क्यों कैसे ऐसी बात कर रहे हैं? आप बीजेपी के बी दल है, वो मुझे पता है, लेकिन सेंटर में आप जो है उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, कर ही जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन जो हमारा बताना चाहता हूं, 2019 के अंदर इनको छोड़ के आम आदमी पार्टी को जो कांग्रेस को वोट मिली थी वो 12 करोड़ थी, जो बीजेपी को वोट मिली थी वो 22 करोड़ थी, और जो इंडिविजुअल दलों को जो वोट मिली थी वो करोड़ वोट को कांग्रेस के साथ मिला लें और बीजेपी की वोट 22 करोड़ से घटा दें, जो अभी तक हाल हो रखा है, तो आपको पता लग जाएगा कौन पावर में आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा सेंटर के अंदर। 55 लाख करोड़ लोन था 2014 के अंदर देश में, आज 155 लाख करोड़ है। वो जो 100 लाख करोड़ मोदी। केवल जी आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं, बाकी आपने सारी बातें आप कर रहे हैं लगातार। कम से कम एक मेरा सवाल जो है उसका जवाब तो दे दीजिए। वो भी देता हूं, बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे जब से कि कर्नाटक में आपने कहा कि जो भी मैनिफेस्टो में आपकी चीजें हैं उसे आप लागू कर रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। जो भी आपने कहा कि बस टिकट फ्री हो जाएगा महिलाओं के लिए और तमाम जो आपने वायदे किए थे, लेकिन सरकारी फंड जो है वो विकास के लिए रोक दिया गया है। कहा गया है कि इस साल हम फंड जारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंड है नहीं। तो अगर बाद में रिपोर्ट कार्ड मांगी जाएगी और जनता तक आप पहुंच बनाएंगे तो क्या कहेंगे, क्यों विकास कार्य पूरा नहीं हो पाया? मैंने आपको बताया सारा विकास कार्य पूरे होगा। हाँ। हर चीज पूरी होगी। जो खड्डे खोद के बीजेपी सरकार गई है वहां पे, हाँ। उसको ठीक भी तो करना है, लेकिन हम ठीक कर लेंगे। आपको ये बता रहा हूँ, सारा मैनिफेस्टो लागू करके जाएंगे। ठीक है। और हिमाचल में भी, राजस्थान में भी। राजस्थान में हमने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, हरियाणा में भी करेंगे और पूरा सिस्टम ठीक करके जाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 100 लाख करोड़ कब करा सर लोन लिया राजस्थान में सिलेंडर कब करा? 500 रुपए का सिलेंडर। कब हुआ ये लागू कर दिया हुआ है। नहीं, कब से लागू हुआ है? ये देखिए, सरकारें चलती रहती हैं, चुनाव आते ही सर। हमारे टाइम के अंदर सुनिए, हमारे टाइम के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर था। हाँ। स्मृति ईरानी जी उसको बचाती थी और कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब वही 400 का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। हमने उसको वापिस 500 रुपए करने की ठानी है। हरियाणा के अंदर हम आएंगे 500 रुपए करेंगे, राजस्थान में लागू कर दिया। ठीक है। वंदना पोपली जी। देखिए, सबसे पहले सिलेंडर की यहाँ पर बात कर रहे थे केवल हाँ। जी, तो मुझे लगता है कि इनको अपने नेताओं के ट्वीट भी पढ़ लेने चाहिए। नहीं वंदना जी, जो वो बात कह रहे हैं कि आम जनता को 1100-1200 का जो सिलेंडर मिल रहा है, कैसे उनका गुजारा चल रहा है? नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे लगता है केवल ढिंगड़ा जी को अपने शीर्ष नेताओं की तो कम से कम ट्वीट पढ़ लेनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करके कहा था कि हमारे यहाँ पर नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर हमारे समय में 1200 रुपए का था, ठीक है, और ये सब्सिडी करके 400-450 का देते थे। मुझे बता दीजिए, सब्सिडी क्या इसलिए से आती थी? क्या जनता की जेब से नहीं कटती थी क्या? ये जनता की जेब से ही आती थी। और यहाँ पर ये कह रहे कि हम जितने वायदे कर्नाटक में करके आए थे वो पूरा करेंगे। भाई साहब, मैं नहीं पूछ रही आपसे कि वहां पर क्या चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम विकास के कार्य नहीं करा पाएंगे। विकास के कार्य का मतलब है सड़कें नहीं बन पाएंगी, हाईवे नहीं बन पाएंगे, उसके अलावा जो भी विकास के कार्य होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। वो यही कह रहे हैं वंदना जी, वो यही कह रहे हैं कि उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, जो उनकी कमियां हैं वो हम ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे। फंड है ही नहीं पहले से ही, तो कहां से दे पाएंगे? नहीं, कमियां क्या ठीक कर रहे हैं?
अगर ये कमियां आप किसको कहेंगे? कमियां ये कहेंगे ना विकास में कुछ कमी रह गई, वो तो ये सीधा इन्होंने डब्बू में ला दिया कि विकास के कार्यक्रम करा ही नहीं पाएंगे। अगर ये कहते हैं कि कुछ कमी है तो विकास में कमी होगी ना इनके हिसाब से। हम तो कहते हैं केवल जी ठीक है, आप अपनी बारी में बोले, कृपया औरों की बात सुन लें। ठीक है, मैं आपके स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले, सड़कें नहीं बनी, तो इन्होंने तो मना कर दिया कि वो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम फ्री में कुछ सामान दे रहे हैं, हम यहाँ पे फ्री में ट्रैवलिंग करा रहे हैं, हम फ्री में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दे रहे हैं। तो विकास के कार्य तो आप ही मना कर रहे हैं, मैं तो मना कर ही नहीं रही। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कर्नाटका के कि हम विकास के कार्य नहीं करा पाएंगे। जो गड्ढे आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से अगर हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है तो आप खुद ही मना कर रहे हैं ना, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कांग्रेस है उसकी पोल बार बार टूटी जा रही है। राजस्थान की यहाँ पर अभी जिक्र आया, मैं पास में नहीं जाती, मैं सिर्फ जहाँ इनकी सरकार है वहीं की बात करूंगी। इन्होंने कहा कि हमने कर्जा माफ कर दिया था, इन्होंने कहा हमने किसानों को कर्जा माफ कर दिया, और इनका ही अपनी जो विधानसभा है उसमें इन्होंने जवाब दिया था कि इन्होंने 16,000 करोड़ कर्जे की माफी की बात कही। वहीं के वही सरकार ने खुद माना कि 19,422 किसानों की जमीन कुर्क हुई क्योंकि वो कर्जा नहीं जमा कर पाए। तो ये जो पोल खुल रही है वो आपकी बार बार हर एक स्टेट में ठीक है वंदना जी, पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश से आपने डीजल क्यों बढ़ा दिया? वंदना जी लौटता हूं आपके पास में, केवल जिंगरा जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है वंदना जी लौटता हूं आपके पास में, लौटता हूं। उमेश भाटी जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। ओमकार जी ने बात रखी, मुझे तो उनका जवाब देना था। ओमकार जी ने एक बात रखी कि पार्टी जो है दुष्यंत चौटाला जी ने और अजय चौटाला जी ने तोड़ी, लेकिन नेशनल चैनल पे देखिए इतना झूठ बोलना ठीक बात नहीं है। अगर नोटिस किसी ने दिया था तो नोटिस जो है ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिया था दुष्यंत चौटाला जी को। पार्टी से अगर किसी ने निकाला था तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने दोनों को निकाला था, अजय चौटाला जी को और दुष्यंत चौटाला जी को। पार्टी हमने नहीं तोड़ी। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम तो पार्टी का झंडा भी देकर आए, हम तो पार्टी का झंडा भी देकर आए और सारे विधायक भी इनको हैंड ओवर करके आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी रहा क्या, सारे विधायक इनको छोड़ के चले गए, इनके पास में कार्यकर्ता नहीं बचे और एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जननायक जनता पार्टी का। और उस पार्टी को हरियाणा के लोगों ने पहले इलेक्शन में इतना प्यार दिया कि 10 की 10 सीटें जीत कर आए वहां पर। और आज उप मुख्यमंत्री के पद पर दुष्यंत चौटाला जी विराजमान है और पार्टी के साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं का और हरियाणा के लोगों का भी काम कर रहे हैं। तो ये प्यार हरियाणा का लोगों का उस समय भी था जो इंडियन नेशनल लोकदल पे थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जिस तरीके की जिद की और जिद करके पार्टी को तोड़ा, पार्टी के जो मेहनतकश लोग थे, जो दुष्यंत चौटाला जी सुबह से शाम तक काम करते गए, मेहनत करते थे, जो दिग्विजय चौटाला सुबह से शाम तक भागते थे, हरी चुनरी चौपाल के नैना चौटाला जी भागती थी, उन सबको आप लोगों ने नोटिस दिया, नोटिस देकर पार्टी से बाहर कर दिया। तो इस तरीके से झूठ बोलना ठीक नहीं है। मेरा भी पार्टी आपने तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी, क्योंकि आप सरकार में सहयोगी हैं। और जिस तरीके से किसानों को मुआवजे की बात होती है और बाकी और भी चीजें, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठाता है, क्या उसमें सिर्फ गलत ही नजर आता है? और दूसरा सवाल यह भी है कि अगर किसानों का मुआवजे वाली जो बात है कि किसानों को, जैसे पिछले दिनों कहा गया कि जो बाढ़ से जितनी भी फसलें नुकसान हुई हैं, जमीनों का नुकसान हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनको, जो किसान है उनको 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो जनता के हित में बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ आपको सोच विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, जो बात अगर हम रखे हरियाणा की बात है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा किसानों को जो मुआवजा दिया है वो इसी सरकार ने दिया। आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने भी दिखाया था किस तरीके से एक रुपए के चेक इन्हें इस तरह से कांग्रेस वालों ने जो है बांटे थे किसानों को। 1 रुपए का चेक, 2 रुपए का चेक, तो ये चेक जो इन्होंने बांटे थे ये सबसे सारे चैनलों पे दिखाए गए थे। लेकिन जब ये सत्ता पक्ष में थे तो इन्होंने ना तो किसानों की बात सुनी, ना कमेरों की बात सुनी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है उनको दुआ और इसको आगे बढ़ाया, अपने जीजा जी को आगे बढ़ाया, जीजा जी को जमीन दी, जीजा जी को पैसा कमवाया और सबसे ज्यादा किसको मारा? किसानों को। लेकिन आज किसानों की सबसे ज्यादा सुनी जा रही है इस सरकार में और सबसे ज्यादा मुआवजा जो बांटा गया है वो इसी सरकार ने मुआवजा बांटा है। और जहां तक बात करें 15,000 का, घोषणा की गई है कि 15,000 रुपए जो है बाढ़ग्रस्त में जिस तरीके से नुकसान हुआ उनको दिया जाए। और साथ ही साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कच्ची कॉलोनियां जिसमें लोग रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बनाए, गरीब लोगों ने जो रोज
रोजमर्रा में अपनी रोज कमाई करते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे लोग जिनके मकान डूब गए, जो डूब क्षेत्र में जिन्होंने मकान बनाए हुए थे, उसके लिए भी पहली बार सरकार प्रयासरत है कि उनको ठीक है उमेश भाटी जी, मुआवजा मिले, ताकि उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले, फिर से अपने घर को बसा सके। लेकिन ये सिर्फ केवल ढींगरा जी या कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस की पार्टी इस तरीके से जो बरगलाने के काम करती है, झूठ फैलाती है कि इनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये गलत बात है। आपने 1 रुपए के चेक, 2 रुपए के जो चेक है उनको मत। ठीक है उमेश भाटी जी, लौटता हूं आपके पास में, लौटता हूं। ठीक है ओमकार सिंह जी, आता हूं। केवल ढींगरा जी आपके पास आता हूं, इसके बाद में आता हूं आपके इसका जी। केवल ढींगरा जी जल्दी बात अपनी पूरी कीजिए। हाँ जी चेतन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। जिस तरह से आज बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, अंबाला यमुनानगर बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। इस सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। और देखिए अंबाला में जो इंडस्ट्रियल एरिया, वहां 10-10 फुट तक पानी आया, और रामपुर, सरखेड़ी, चंदपुरा गांव पूरे 10-10 फुट तक डूब गए। आज मैं वहां पे देख के आया कि पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, सारी मशीनरी खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार को कोई दर्द नहीं है। अभी तक सरकार ने कोई भी मुआवजा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए घोषित 1 रुपया भी नहीं किया। और व्यापारी लोग, जो व्यापारियों के कपड़ा व्यापारी है, तो उनके गोदाम में पानी चला गया, दुकान में पानी चला गया। और देखिए चेतन जी, कपड़े में एक बार पानी लग गया, कपड़े की कीमत खत्म हो जाती है। 1 रुपया भी मुआवजे की घोषणा नहीं करी। और इन्होंने और तो और क्या, जिन लोगों के, गरीब लोगों के घर में पानी घुस गया, उनके लिए कोई घोषणा नहीं करी अभी तक। एक फार्म जरूर नगर परिषद से मिल रहा है, वो भी भरने के बाद कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। सेंट्रल गवर्नमेंट का अक्टूबर 2022 का फार्म है, उसमें लिखा है जिस व्यक्ति के घर 2 दिन लगातार पानी रुका, उस व्यक्ति के अगर बर्तन खराब हो गए, फर्नीचर खराब हो गया, 2500 रुपए देंगे। अगर कपड़े खराब हो गए, 2500 रुपए देंगे। चेतन जी, एक परिवार को 2500 रुपए कपड़ों का और 2500 रुपए बर्तन का, आप देखिए 5000 रुपए सरकार देगी। और फॉर्मेलिटीज की लिस्ट देखो, आंखें खुल जाएंगी कितनी फॉर्मेलिटीज है, वो भी पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। फौरी तौर पर जो व्यक्ति बाढ़ में डूबा, जो व्यक्ति बाढ़ में जिसकी मृत्यु हुई, उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना जरूरी है। और अगर वो मुखिया था घर का, तो उसके परिवार को नौकरी मिलना जरूरी है। दूसरा, जिन गरीब परिवारों में खाने के लिए राशन नहीं है, सवेरे कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनका घर बर्बाद हो गया और सरकार फार्म भरवा रही है। अरे भाई कैसा फार्म, आप भेजिए ना अपने विधायक को, अपने पार्षदों को भेजिए, लिस्ट बनाए वो, और जाके उनको मुआवजा। ठीक है ओमकार जी, इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी सवाल है जी। ये सिर्फ ड्रामे और ढकोसलों की सरकार है, जुमले और जमेलों की सरकार है, हड़तालों और बंद की सरकार है। इनके पल्ले कुछ नहीं है। इनकी 2 योजनाएं, सिर्फ 2 योजनाएं, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी ID, इनको जनता में से बाहर करने का काम करेंगी। आज प्रत्येक प्रॉपर्टी वाला। ठीक है ओमकार जी, लौटता हूं आपके पास में, जवाब ले लेंगे इस पे भी जी। ढींगरा जी कुछ बोल रहे थे आप। देखिए, जिस तरह से बीमा योजना के तहत किसानों के साथ इन्होंने जो अभी बात कर रहे थे, 253 करोड़ रुपया किसानों से खातों से काटा गया जबरदस्ती, और उनको सिर्फ दिया गया 20 करोड़ रुपया। अब ये देखिए कि कितना बड़ा घोटाला है। बीमा कंपनियां लूट रही है पूरे देश को, ऊपर किसानों को, और उनको दे रहे हैं ओनली 20 करोड़ रुपया। ये जेजेपी और बीजेपी इसकी भी वाहवाही लूट रही है। और 2 रुपए के चेक की जो बात करी थी इन्होंने, 2 रुपए का चेक से 250 रुपए का हमारी सरकार ने जब देखा था उसी समय कर दिया था। इनकी सरकार ने क्या किया, वही 250 रुपए का चेक सेम। जब 250 रुपए का चेक हमने किया था, वही 250 का चेक आप दे रहे हैं। तो फिर क्या आपने बड़ा काम कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। और दूसरी बात एक और बताइए, अभी बाढ़ के तहत स्मार्ट सिटियां बनी थी हमारी हरियाणा के अंदर, मोदी जी ने अनाउंस करी थी स्मार्ट सिटियां बन रही है, 100 स्मार्ट सिटियां देश के अंदर। हरियाणा के अंदर वो सारी की सारी स्मार्ट सिटियां जो थी वो पानी में क्यों डूब गई? ऐसी स्मार्ट सिटियां बनाई थी जो पानी में डूब गई। और खट्टर सरकार ने 9 साल के अंदर 4 लाख करोड़ प्रदेश के ऊपर कर्जा लिया। वो स्मार्ट सिटियां बनाने के लिए पैसा कहां गया? वो स्मार्ट सिटियां जो डूब गई, ये पैसा जो है वो खा गए ना। खुद अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि अमृत योजना के तहत सैनिटेशन का पैसा 350 करोड़ रुपए खा गए। कौन खा गए? ये तो रोहतक का MP कि 350 करोड़ रुपया अमृत योजना के तहत पैसे खा गए।
तो वो किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? मनीष ग्रोवर और खट्टर के ऊपर। क्या कार्रवाई की इन्होंने? खुद ही कह रहे हैं कि तो 350 करोड़ खा गए, तो और खुद ही कह रहे हैं कि कार्रवाई कोई नहीं कर रही। तो कौन सी ये सरकार है जो खुद ही पैसे खाने की बात कर रही है और खुद ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? और तभी स्मार्ट सिटियां बनी और तभी हरियाणा डूबा, और हरियाणा की हालात जो हुई सारे प्रदेश में देखी। ठीक है, ये हालात है देश के और प्रदेश के। देश में मोदी जी 100 लाख करोड़ खा जाते हैं, हरियाणा में 4 लाख करोड़ का कब्जा ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हरियाणा प्रदेश के अंदर ही है। और जेजेपी एक और देखिए, जेजेपी ने कहा था इस खट्टर सरकार को हम यमुना पार पहुंचाएंगे। यमुना तो भाई साहब दिल्ली के पास है, और दिल्ली के पार पहुंचाने की बात की थी, और उन्हीं की गोदी में बैठ गए। तो ये थे जेजेपी वाले। क्या था इनका हिसाब किताब और क्या कर दिया? आपके पास में केवल डींगरा जी लौटता हूं आपके पास में। वंदना जी आपके पास आना चाहूंगा। वंदना जी, पोर्टल की सरकार, लगातार बोला जा रहा है कि हर चीज सिर्फ पोर्टल से चलती है। लौटता हूं केवल डींगरा जी आपके पास में लौटता हूं। वंदना जी, ये लगातार बात की जाती है कि हर चीज पोर्टल से चलती है, कुछ भी हो तो पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो गरीब जनता है, जिसको इतनी समझ नहीं है पोर्टल की, उसको जूझना पड़ता है। वो बार बार लाइनों में लगते हैं, लेकिन पोर्टल समझ नहीं आता है। देखो, जब हम कभी मकान की केवल डींगरा जी, वो मेरे से केवल डींगरा जी लौटता हूं आपके पास में। केवल डींगरा जी कृपया करके मेरे से जवाब है। बोलिए। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब भी हम घर की रेनोवेशन करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है। मुझे याद है वो समय था जब अगर पेंशन भी लेनी है तो पार्षदों के चक्कर काटने हैं, कुछ और काम करवाना है, पेंशन बनवानी है तो भी ये छोटे भैया नेता होते थे कांग्रेस के, उनके चक्कर काटने पड़ते थे। कोई बनवा देता था, कोई अपने पास रख लेता था। ये सब स्थितियां थी। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं, एक एक रुपया जो है वो जनता के पास सीधा पहुंच रहा है। पेंशन जो है सीधा लोगों के पास पहुंच रही है। अब पोर्टल बनाने का एक फायदा ये है, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि जब पेंशन बैंक पे जाने लगी तो थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन अब सब लोग खुश है कि पेंशन बैंक पे आ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे यूपीआई जब शुरुआत में आया तब हमारे को मुश्किल होती थी, लेकिन अब यूपीआई कोरोना के समय में वरदान साबित हुआ। उसी प्रकार मोबाइल इस्तेमाल करना शुरुआत में नहीं आता था, हर एक के पास मोबाइल है, सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से चलाना है। तो ये जो ये कह रहे थे ना कि पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी से आपकी सरकार जाएगी, तो मैं बताना चाहूंगी इसी दोनों योजनाओं की वजह से हमारी सरकार जरूर आएगी। कि शुरुआत की मुश्किल जरूर है, लेकिन जनता इसके पीछे जो जानती है कि इसके कारण क्या है, इसके फायदे क्या है, वो क्यों बौखला रहे हो, क्यों बौखला रहे हो? मैं आपके बीच में नहीं बोल रही ना ओंकार जी। ओंकार जी, क्या बहुत अच्छा। अरे ओंकार जी, आप टाइम पे करने आते हैं, आपको पता है एक से ज्यादा चीज आपकी आगे भी नहीं बढ़ रही है। रखिए ना, कोई है नहीं। आपने तो हमारा परिवार से बंद कर दिया, परिवार से आगे आप निकाल नहीं सकते। ओंकार जी, जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, आपने सवाल उठाया, आपने ये कहा कि दो योजनाएं जो हैं उसकी वजह से सरकार जो है वो जाएगी, कम से कम उसका। नहीं तो मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ जाएगा। बोलिए, आप अपने समय पे बोलिएगा। ठीक है वंदना जी, जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। वंदना जी, बात पूरी कीजिए अपनी जल्दी। बात करेंगे कि मुआवजे को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारी सरकार आई तो 6,000 रुपए मुआवजा था, लेकिन उसमें भी मुआवजों के चेक 2-2 रुपए के आते थे। ये कहते हैं 250 रुपए कर गए। लिमिटेड हमने करी कि 500 से कम मुआवजा नहीं आएगा, उसके ऊपर कितना भी हो जाए। तकरीबन 4500 करोड़ रुपए का हम मुआवजा दे चुके हैं। उसके अलावा 6,000 से उसको 12,000 किया और 12,000 से उसको 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा करने का हमने काम किया। जहाँ तक बाढ़ की बात है, मुझे मालूम है कि सभी लोग जानते हैं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों के अलावा वो लोग जिनके मकान घबरा जाते हैं, बहुत घबराते हो केवल डींगरा जी, प्लीज बीच में नहीं। क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है उस पर अगर कोई मकान का नुकसान है या कोई और नुकसान है तो उसको भी आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं और वो मुआवजा मिलेगा। आपकी तरह थोड़ा ना कि गए और 2-4 लोगों को बांटा, बाकी अपनी जेब में, ऐसा नहीं होगा। चेक करेंगे किसका नुकसान हुआ है, उसको देंगे। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति है, जायज व्यक्ति है, उसको ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके कार्यकर्ताओं की तरह उनकी पॉकेट में चला जाए, जनता को नहीं मिले। वो वाली सिचुएशन हमारी सरकार में नहीं है। और मैं फिर से कह रही हूँ कि पोर्टल की सरकार को लेकर आपको हो सकता है कि आप ऑब्जेक्शन करें, लेकिन जनता को समझ आ रहा है कि सरकार कहाँ है, मोबाइल में। मोबाइल खोलो और जो काम करवाना है करवा लो। सीधा सीधा पेंशन बन रही है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खुशी के लिए भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है।
रेनोवेशन हो रही है, थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी छुपा छुपा के तुम लोगों ने रखी है सब निकालेंगे प्रॉपर्टी आईडी से। परिवार पहचान पत्र से सारी की सारी योजनाएं जो लोगों के पास पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने का काम करेंगे, उसमें कहीं पर भी देर नहीं करेंगे। ये आपका समय नहीं है कि जो कार्यकर्ता है उनकी जेब में डाल दो और काम खत्म कर लो। तो मैं इतना कहना चाहूंगी, मेरी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही ठीक है। है और आने वाले 24 में अगर आप लोकसभा की बात करते हैं या विधानसभा की बात करते हैं, हाँ। दोनों में ही हमारी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। ठीक है वंदना जी, ठीक है वंदना जी, ठीक है। उमेश भाटी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आया हूं, आप फाइनल रिएक्शन दे दीजिए अपना, क्योंकि अब सच में समय जो है वो कम है इस चर्चा के लिए। जी देखिए, मैं तो उसमें इतना कहना चाहता हूँ कि जितना भी काम दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के लिए किया, चाहे वो किसान की बात करें चाहे कमेरों की बात करें, सबके लिए उन्होंने जो है 24 घंटे अपने घर के दरवाजे खोल रखे हैं। अगर चंडीगढ़ में देखें, सबसे ज्यादा अगर भीड़ किसी के घर के आगे लगी है तो कोई बता सकता है वो दुष्यंत चौटाला जी। एक आदमी से मुलाकात करना, उस आदमी के मन की बात सुनना और उसकी बात को सुनकर जो भी प्रयास हो सकता है सरकार में उसके काम को करना, ये हमेशा से दुष्यंत जी का काम रहा है। और आज उसी काम की वजह से हरियाणा में सबसे ज्यादा प्यार उनको मिल रहा है और सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा दुलार जो है बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। और जब से हम लोगों को जो है इंडियन नेशनल को छोड़ के और एक जननायक जनता पार्टी का गठन किया, 10 की 10 सीटें जीती और आने वाले समय में हमारे हर कार्यकर्ता की उम्मीद है कि हम दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाए। और ये सबकी ख्वाहिश है और हमारी इच्छा भी है और हम जो मेहनत कर रहे हैं 90 की 90 विधानसभा में हम ये करके दिखाएंगे। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी मेरे पास आवाज कम आ रही है, मैं सुन नहीं पाया किसी को। नहीं, केवल ढींगरा जी, मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आया हूं, आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी के तहत, जो बात मुझे थोड़ी सी समझ आई, हाँ, प्रॉपर्टी आईडी के तहत पूरे 88 शहर है, 88 शहर के अंदर सभी की प्रॉपर्टी लगभग 95% त्रुटियां हैं उसके अंदर। और 95% त्रुटियां जो हैं वो क्यों है? पैसा खाने का काम है। जब उसको ठीक कराने जाएगी पब्लिक और उसके बीच में पैसा देगी और ठीक कराएगी, तो ये है एक बहुत बड़ा घोटाला जिसके अंदर 12 IAS अफसर, 89 जो है करीबन अधिकारी, ये सारे सम्मिलित है इसके अंदर और कार्रवाई जो है वो हो नहीं पा रही। और ये प्रॉपर्टी आईडी को अच्छा बता रहे हैं। आपको पता लगेगा जिस दिन प्रॉपर्टी आईडिया, कितने लोग परेशान है। करीबन 45 लाख के करीब जो है प्रॉपर्टी आइडिया गलत है। ठीक है। और उसमें 95% जो है वो त्रुटियां पाई जा रही। तो आप देखिए कितना बड़ा घोटाला है। ठीक है, केवल गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। इसी ओमकार सिंह तरह जी, से घोटालों की सरकार रही है। इनके घोटाले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सामने आते हुए पब्लिक इनको जाता करने लगेगी। ठीक है केवल ढींगरा जा रही है जी। ओमकार सिंह जी, 30 सेकंड है सर आपके पास भी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी देखिए, ये तो जनता बताएगी 2024 में किसकी सरकार बनेगी। दावे सब कर रहे हैं, लेकिन जनता उसी की सरकार बनाएगी जो जनता के बीच में जाएगा। लेकिन आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपनी बहन से कि बाहर से लोग बहुत परेशान है, इंडस्ट्रियल एरिया के लोग बहुत परेशान है, कपड़ा मार्केट के लोग बहुत परेशान है। एक आम आदमी जिसको आज खाने के लिए भी कुछ नहीं है वो बहुत परेशान है। उनको फौरी हेल्प की जरूरत है। आप कीजिए, आपकी सरकार है, आप ही कर सकते हो। विपक्ष तो आवाज उठा सकता है, हम आवाज उठा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, व्यापारी की, जनता की, किसान की, लेकिन करना आप नहीं है। आज आपके पास पावर है और पावर हमेशा नहीं रहती। सत्ता का परिवर्तन हमेशा होता है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ये दिन बार बार नहीं आने। अभी संभालो, जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनको सबसे पहले सहायता दो ताकि आप कुछ नंबर तो ले लो, नहीं तो अदरवाइज 0/0 आओगे आप। ठीक है ओमकार जी, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।